है कि आप बेहतर होंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यह क्लास कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए संपूर्ण इस क्लास में अपन कवर करेंगे। बेसिक जितना भी ग्रामर है आपका, ग्रामर में चाहे टेंस हो, अल्फाबेट हो, सेंटेंसेस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, सारी चीजें इसी में कवर करते हैं। आइए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखिएगा, सबसे पहले अपना है अल्फाबेट। अल्फाबेट को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होता है कि जो माला, एक ऐसी माला जो वर्णों से मिलकर बनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। एक ऐसी माला जो वर्णों से मिलकर बनी हुई, उसे क्या कहते हैं अपन? वर्णमाला। वर्ण को वर्ण, ठीक है, वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं वर्ण को इंग्लिश में? लेटर कहते हैं। और वर्ण का एक और नाम होता है, क्या होता है? अक्षर होता है। और क्या कहते हैं उसको? अक्षर कहते हैं। तो वर्णमाला मतलब क्या हो गया? एक ऐसी माला जो वर्णों से मिलकर बनी हुई है। आप वर्णमाला नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले समझिएगा, जैसे फूलमाला है। फूलमाला का मतलब, जैसे अभी 26 जनवरी हुई थी, तो 26 जनवरी में आपने क्या किया था? आपने फूलों से सजा करके एक माला बना के लाए थे। तो उसमें बहुत सारे फूल मिल करके क्या बनाते हैं? एक माला बनाते हैं। उसी प्रकार से इसमें बहुत सारे वर्ण मिल करके एक माला बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। बहुत सारे वर्ण मतलब आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, उसी प्रकार से जेड तक, ए से लेकर जेड तक क्या होता है? टोटल आपका वर्ण होता है। ए से लेकर जेड तक क्या होता है? आपका वर्ण होता है। ये वर्ण क्या करते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? ये सभी वर्ण एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे? वर्णमाला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्णमाला। तो इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं? 26। कितने? 26, ठीक है। और अल्फाबेट कितना हो गया? एक हो गया। अल्फाबेट एक कैसे हो गया? मैंने बताया कि वर्णमाला मतलब जो वर्णों से मिलकर हमारी माला बनी हुई है, उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला में माला कितनी है? एक है, लेकिन उसमें वर्ण कितने हैं? 26 हैं। तो इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं आपके? 26 होते हैं। लेटर्स कितने? 26 होते हैं। लेटर्स कितने? 26 होते हैं। और अल्फाबेट कितनी होती है? एक होती है। अल्फाबेट कितनी? एक होती है। और दूसरा देखिएगा वॉवेल। वॉवेल इंग्लिश में कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है आपके? वॉवेल है। ये क्या है आपके? वॉवेल है। और बाकी आपके क्या बचे? कॉन्सोनेंट। बाकी आपके क्या बचे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। कॉन्सोनेंट कितने? 21। और ये 21 प्लस 5 कितने बन गए? 26। तो इंग्लिश में लेटर्स कितने? 26। वॉवेल कितने? 5। कॉन्सोनेंट कितने? 21। ये आपका पूरा था, जिसमें हमने अल्फाबेट जाना, लेटर जाना, वॉवेल जाना, कॉन्सोनेंट जाना। उम्मीद है कि ये चीजें आपको पहले से पता हुई होंगी, ठीक है। आगे देखिएगा, अब अपने को क्या करना है? ये लेटर्स जो अभी पढ़े ना, लेटर से मिलकर के अपने को क्या बनाना है? वर्ड बनाना है। वर्ड मतलब शब्द बनाने हैं, ठीक है। शब्द किनसे मिलकर बना होता है? अक्षरों से। अक्षरों से या वर्णों से मिलकर क्या बनता है? आपका शब्द बनता है। अक्षरों से या वर्णों से मिलकर क्या बनता है? आपका शब्द बनता है। जैसे आपने हिंदी में देखा होगा, जैसे हिंदी में क्या है आपका? अक्षर है। ला आपका क्या है? अक्षर है। ये दोनों साथ मिल गए तो क्या बना दिए? कल। कल आपका क्या हो गया? शब्द हो गया, वर्ड हो गया। ये तो था हिंदी में। आपने को इसको इंग्लिश में बनाना है। आपने देखा सी एक वर्ड है, ई एक लेटर है, सॉरी क्षमा करिएगा, सी आपका एक लेटर है, ए आपका लेटर है और टी आपका एक लेटर है। ये सभी लेटर जब एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? आपका कैट। क्या बन जाएगा? ये कैट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैट बन जाएगा, ठीक है। तो कैट क्या कहलाएगा? आपका वर्ड हो गया। कैट क्या हो गया? आपका वर्ड हो गया। तो आपने देखा कि लेटर्स से मिलकर क्या बनता है? आपका वर्ड बनता है। लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड कैसे बना है? सी एक लेटर था, एक लेटर था, टी आपका एक लेटर था। इन तीनों को हमने एक साथ बना दिया। एक साथ बन गए तो ये क्या हो गया? आपके वर्ड हो गया। एक साथ हो गए तो क्या हो गया? वर्ड हो गया। अकेले अकेले थे तो क्या हो गए थे? अकेले अकेले लेटर हो गए थे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब वर्ड तो हमने बना लिया, अब हमको क्या बनाना है? वर्ड से मिलकर क्या बनता है? हमारा सेंटेंस बनता है। वर्ड से मिलकर क्या बनता है? हमारा सेंटेंस बनता है। तब सेंटेंस जानेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये देखिए। जैसे बहुत सारे वर्ड, सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तभी वाक्य बनेगा कैसे? वाक्य ऐसे बनेगा जैसे राम, ठीक है, फिर आपका लिखा है बाजार, फिर लिखा है जाता, फिर लिखा है तो राम बाजार जाता है। यह आपका एक वाक्य है। अब हमें कैसे पता चला ये वाक्य है? आपने देखा राम, आपने देखा बाजार, आपने देखा जाता, आपने देखा है,
जब आपने देखा राम बस को, तो राम को मैंने क्या बताया, शब्द, बाजार शब्द, जाता शब्द, है शब्द। जब ये सभी एक साथ मिलके, जब सभी ये एक साथ मिल गए तो क्या कहलाए, हमारे वाक्य कहलाए। क्या कहलाए, ये वाक्य कहलाए। तो राम बाजार जाता, ये क्या हो गया आपका वाक्य हो गया। ये क्या हो गया आपका वाक्य हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वाक्य समझ में आ गया होगा। तो हमने कैसे बनाया, शब्दों से मिलकर हमारा वाक्य बनता है। शब्दों से मिलकर हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, अब हमको जानना है कि वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेंटेंस में आप देखेंगे, सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक होता है आपका क्या, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है। और दूसरा क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस। दूसरा क्या होता है आपका, टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस को समझेंगे और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझेंगे। मुझे लगता है कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया है। अब आपको टाइप ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझना है। अब ये कैसे हैं, क्या है, आइए देखते हैं इधर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो होता है उसमें हम अपने को पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, और प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वो समझिएगा। देखिएगा, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब जो काम को करता है, वो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। वो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी जो काम को करने वाला है, जो काम को करने वाला है वो क्या है आपका, वो है आपका सब्जेक्ट। वो क्या है आपका सब्जेक्ट। वो क्या है आपका सब्जेक्ट। वो क्या है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब होता है काम को करने वाला। ठीक है, तो जैसे मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, मैं काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है या जिसकी चर्चा होती है। चर्चा आप समझाइए, चर्चा ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि राहुल अच्छा लड़का है। तो राहुल अच्छा लड़का है, क्या राहुल ने कोई काम किया है, बिल्कुल नहीं, राहुल ने कोई काम नहीं किया है। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, तो मैं विद्यार्थी हूँ, मैंने कोई काम किया नहीं किया है। मेरे बारे में चर्चा हो रही, मेरे बारे में बताया जा रहा है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है और जिसकी चर्चा होती है। ये दोनों आपके सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट, उम्मीद करता हूँ आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब आप सब्जेक्ट समझ गए हैं तो प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट की जानकारी देता है। ध्यान सुनिएगा, जो सब्जेक्ट की जानकारी देता है या ये बताता है कि सब्जेक्ट आपका क्या काम कर रहा है, वो क्या होता है आपका प्रेडिकेट होता है। सॉरी, क्या होता है आपका प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट एग्जांपल देखिएगा, जैसे लिखा है मोहन घर जाता है। अभी मैं आपको सारे सेंटेंस हिंदी में समझा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे अपन इसका इंग्लिश में भी सीखेंगे। तो मोहन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि मोहन काम कर रहा है, क्योंकि मोहन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्या, घर जाने का। तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। और घर जाना क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट ने काम किया है, सब्जेक्ट ने क्या किया है, मोहन ने यहाँ पे काम किया, तो इस वजह से मोहन आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और घर जाता है, ये मोहन के बारे में बताया गया है कि मोहन कौन सा काम करता है, ये क्या है आपका प्रेडिकेट है। ये क्या है आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट समझ गए होंगे और प्रेडिकेट समझ गए होंगे। बस इसी का अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ, क्या, कि मोहन गोज टू होम, ये आपका क्या हो गया, इसमें देखेंगे मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट और गोज टू होम हो गया आपका प्रेडिकेट। तो उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। अब अपने को समझना है ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में समझिएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को रिसीव करता है। रिसीव करता है मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने इधर वीडियोस पे लिख के बताया, सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। और आप पढ़ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मतलब मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, उसको आप क्या करें, रिसीव करें। उसको आप क्या करें, रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए। क्या हो गए आप, रिसीवर हो गए, यानी प्राप्त करने वाले हो गए। तो आप क्या हैं, रिसीवर हैं। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो चीजों को प्राप्त करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने वाला। देखिएगा, ठीक है, या जिसपे काम हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मोहन कहाँ जाता है, मोहन है आपका सब्जेक्ट, जाना है आपका वर्ब, टू होम, टू होम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। मोहन जो है वो कहाँ गया है, मोहन तो घर गया है। मोहन कहाँ गया है, घर गया है। तो घर जाना उसका क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्ट, उम्मीद है कि समझ में आ गया। एग्जाम्पल एक और देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो आपके पास पैसे हैं, तो आप बताते हैं कि है ना, मुझे ये दे दीजिए। जब आप कह रहे हैं कि मुझे ये दे दीजिए, तो आप क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। लेकिन जब आपको चीज मिल रही है, आपने पैसे दिए और जब आपको चीज मिल रही है कि हाँ, जैसे मान लीजिए 20 रुपए का आपने साबुन मांगा,
तो साबुन आपका क्या हो गया, जब आपको मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट है, वो आप क्या हो गए, वो ऑब्जेक्ट हो गए। जब आप कह रहे थे कि मुझे ये चाहिए तो आप सब्जेक्ट हैं, लेकिन जब आपने कहा कि जब आपको मिल रहा है वो चीज़ें, रिसीव कर रहे हैं वो, तो ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट समझ गए, ऑब्जेक्ट समझ गए, प्रेडिकेट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको समझना है टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो हमने जाना सेंटेंस में आपका जाना पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जाना, अब हमको जानना है टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। कि टाइप ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है। टाइप ऑफ सेंटेंस जो होते हैं आपके, एक आपको पढ़ना है सिंपल के बारे में, एक पढ़ना है आपको निगेटिव के बारे में, और एक पढ़ना है आपको इंट्रोगेटिव के बारे में। किसके बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में। किसके बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस के टाइप है, मतलब प्रकार हैं। ठीक है, प्रकार कैसे, सिंपल का मतलब होता है जो साधारण वाक्य होते हैं। आप साधारण वाक्य को समझिए, जैसे मैंने कहा मैं घर जाता हूँ, वह पढ़ती है, वह घर आता है, हम मिलने जाते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं। ये सब साधारण वाक्य है जिसमें आपका नॉट नहीं लगा होता है, प्रश्नवाचक कोई वाक्य नहीं पूछा जाता। साधारण का मतलब सिंपल, कहते हैं ना गांव में, ये बहुत सिंपल लड़का है, ये बहुत साधारण, मतलब जो भी कहा गया है आप तुरंत हाँ कह रहे हैं, मतलब सकारात्मक हैं आप, मतलब कुछ भी कहा जा रहा है आपको करने को तो आप कर दे रहे हैं, तो आप क्या है, साधारण है, यानी सिंपल है। तो साधारण वाक्य उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब जिसमें नॉट लगा होता है। कैसे, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, वह घर नहीं जाती है, हम विद्यालय नहीं जाते हैं। ये क्या हो गया आपके, निगेटिव सेंटेंस हो गए। ये क्या हो गया आपके, निगेटिव सेंटेंस हो गए। ये क्या हो गया आपके, निगेटिव सेंटेंस हो गए। अब हमको समझना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझिएगा, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं। सॉरी, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इंटेरोगेट करना, एक दूसरे से प्रश्न पूछना। ये क्या कहलाता है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यह आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप का, और दूसरा होता है आपका रीजन वाला। दूसरा क्या होता है आपका, रीजन वाला। यस नो का मतलब होता है जिसमें आप हाँ या नहीं कहते हैं। हाँ या नहीं कहते, मतलब मैंने पूछा क्या तुम पढ़ते हो, आपने बोला हाँ मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम घर जाते हो, हाँ मैं घर जाता हूँ। क्या तुम विद्यालय प्रतिदिन जाते हो, हाँ मैं विद्यालय प्रतिदिन जाता हूँ। तो क्या हो गया, ये आपके प्रश्न पूछना हो गया। लेकिन ये प्रश्न पूछना का कौन सा टाइप था, हाँ या नहीं वाला था। कौन सा था, यस और नो टाइप का था। लेकिन अगर दूसरे मैं सेंटेंस की बात करता हूँ, इंट्रोगेटिव किया, दूसरा टाइप की मैं बात करता हूँ। दूसरा टाइप आपका क्या है, रीजन वाला, जिसमें आप कारण बताते हैं। जिसमें आप क्या करते हैं, कारण बताते हैं। कारण बताने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि जैसे आपसे ये पूछा गया तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। तो जब आप ये बताते हैं कि क्यों नहीं आया, तो आप कारण बताएंगे, हाँ या नहीं में नहीं बताएंगे। हाँ या नहीं में तो हाँ या नहीं बोलते हैं। कैसे, जैसे क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो आप बोलेंगे हाँ मैं जाता हूँ। नहीं जाते होंगे तो नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव में रीजन पूछते हैं, तो रीजन तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, जब आप बोलेंगे ना क्यों नहीं जाते हो, आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे, कारण बताएंगे। तो कारण बताना क्या हो जाएगा आपका, रीजन वाला हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सेंटेंसेस के आपने टाइप्स को समझ लिया होगा। ये सेंटेंसेस के टाइप्स केवल यहीं तक थे। तो आपका सेंटेंस में टाइप ऑफ सेंटेंस आपने पढ़ा, सिंपल यानी साधारण वाक्य, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, वह अगर नहीं जाता, ये इस प्रकार के आपके सेंटेंस हो गए। इंट्रोगेटिव में आपका दो प्रकार होता है, एक होता है यस और नो टाइप का, जिसमें आप हाँ या नहीं में जवाब देते हैं। दूसरा है आपका रीजन वाले, जिसमें आप है ना कारण बताते हो विद्यालय क्यों नहीं जाते। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिएगा अब हमको जो पढ़ना है ना, वो हमको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। अब हमने ये जाना कि हमको ग्रामर में बेसिक चीजें हमको आ गई, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, ये सब हम समझ चुके हैं। अब हमको समझना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये समझ लेते हैं कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। ये समझ लेते हैं इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिएगा, पढ़ना इसको इस वजह से जरूरी है ताकि जब आप टेंसेस बनाएंगे ना, आपको पिक्चर गाइडेड में लिखने के लिए आएगा इसका, है ना, बताओ, आर्टिकल आता है, नोटिस आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हमको ये सारी चीजें क्यों जरूरी है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते तो आपके बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको समझ तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पे केवल 2 ही 3 चीजें पढ़ाऊंगा। पहले आपको समझाऊंगा प्रोनाउन, नाउन, और फिर आपको समझाऊंगा मैं वर्ब के बारे में। उसके बारे में, वर्ब के बारे में। देखिएगा, नाउन का मतलब होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाम देने वाले। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ये नाम हो गया। जैसे आप लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं और आपका नाम क्या है, प्लीज, है ना।
और जैसे मैंने पूछा कि नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाम देने वाला। नाम देने वाले का मतलब क्या होता है, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है ना, ये जो मैंने माइक लिया हुआ है इसका कोई नाम है, जैसे माइक मैंने बोला है ना, ये बोर्ड है, ये सारी चीजें लिखी हुई है तो इनका नाम हो गया। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट नेम अ पर्सन, ये किसी व्यक्ति का, प्लेस किसी जगह का, अ थिंग किसी वस्तु का नाम हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये नाउन समझ गए होंगे। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, जो नाम को देता है। फिर है अगला प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब जो नाउन के लिए लगता है। जैसे आपके दादाजी होंगे तो आप हर बार दादाजी का नाम थोड़ी बुला सकते हैं कि ए रमेश यहाँ चलो, ए रमेश यहाँ चलो, ये लेने चलना है, रमेश यहाँ चलो, नहीं बोलते हैं। तो प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के लिए लगाते हैं, नाउन के लिए लगाते हैं। कुछ प्रोनाउन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है आपका प्रोनाउन ही, फिर है आपका सी, फिर है इट, फिर है आपका वी, फिर है आपका यू, फिर है आपका दे, फिर है आपका आई। तो ही किसके लिए लगता है, ही लगता है फॉर मेल के लिए। जब आप पुरुष की बात करेंगे तो आप, जब आपके सब्जेक्ट में सेंटेंस में पुरुष आएगा तो आप ही लगाएंगे। जब लड़कियों की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। इट कब लगाएंगे, जब नॉन लिविंग है, जब आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, उसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। जैसे इट इज माई चेयर, इट इज माई पेन, जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग है। और जब आपका सब्जेक्ट एनिमल है, नॉन लिविंग और एनिमल के लिए अपन क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। वी कहाँ लगाते हैं, वी जब दो लोगों के लिए यूज करते हैं। वी किसके लिए लगाते हैं, दो लोगों के लिए। जब 1+1, जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो किसी ने आपसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन आप हैं और आपका दोस्त है, दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो क्या लगाएंगे आप, वी लगाएंगे। क्या बोलेंगे, हम घर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो क्या हो गया, वी हो गया। यू, जब मैं आपसे पूछूं कि तुम कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है, मैंने पूछा ना, जब फर्स्ट पर्सन दूसरे से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या बता, उसके लिए क्या लगता है, यू लगता है। क्या लगता है, यू लगता है। यू कहाँ लगता है, जब एक व्यक्ति दूसरे से सवाल पूछता है तो वहां पे यू लगाते हैं। दे कहाँ लगाते हैं, जब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग घूम रहे हैं, ये क्या हो गया, दे का यूज हो गया। फिर आपका आई, आई क्या हो गया, जब आप खुद से बात कर, जैसे मैंने आपसे पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो आप ये बोलेंगे कि मेरा नाम राहुल है, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं रामपुर में रहता हूँ, ये क्या हो गया आपका, ये जब आप खुद की बात करते हैं, जब आप खुद की बात करते हैं तो आप क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ई के बारे में, सी के बारे में, इट के बारे में, बी के बारे में, यू के बारे में, दे के बारे में और आई के बारे में। अब ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, पता है कि आपको लग रहा होगा बोरिंग क्लास है, लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा कि यही बोरिंग चीजें आपको आगे चल के बहुत मदद करने वाली हैं। तो प्लीज है ना, कंटिन्यू देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा। बीच में देखने से कोई मतलब नहीं है। यदि आप बीच में देख रहे हैं तो मत ही देखें, तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप अपना समय और कहीं लगा लें अपने अच्छे के लिए। ठीक है, वर्ब देखिएगा। वर्ब क्या होता है, वर्ब बहुत जरूरी है। ठीक है, वर्ब जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा समझना है इसको, वर्ब के बारे में। अब वर्ब क्या है ये समझिएगा। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, यानी जो आप काम करते हैं। आप काम करते हैं मतलब क्या हो गया, जो भी आपने काम किया है। कैसे, जैसे मैंने बोला वह पढ़ता है, तो पढ़ना एक काम है ना, पढ़ना एक काम है। मैंने बोला वह घर जाती है, तो घर जाना एक काम है। तो जो भी आपके एक्शन है, जो भी आपने किया, जो भी आपने किया वही आपकी क्रिया। उम्मीद है, फिर सुनिएगा, जो भी आपने कोई काम किया, जो भी आपने किया है वही आपकी क्रिया है, वही आपके वर्ब है, वही आपका एक्शन होता है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है, जो भी आपने काम किया वही आपकी क्रिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नाउन समझ गए, प्रोनाउन समझ गए, वर्ब समझ गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सारी चीजें समझ गए हैं। आप अपने को वर्ब के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेना। तो वर्ब के बारे में समझिएगा। तो वर्ब जो है आपका क्या है, सबसे पहले वर्ब के बारे में देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है और एक वर्ब मेन वर्ब है। एक वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया, सॉरी सहायक क्रिया, प्लीज क्षमा करिएगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है आपका, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब जो सहायता करती है। आपको ये ध्यान देना, थोड़ा सा मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, उसको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, या नोट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पर नोट करिए, बहुत जरूरी है कि बिना मेन वर्ब के कोई भी आपका वाक्य नहीं बन सकता है। अब ये समझ में नहीं आ सकता। देखिए, बिना मेन वर्ब के कोई भी वाक्य समझ नहीं बनता है। मतलब जैसे मैंने बोला वह घर जाती है, तो जाना, आपने कोई काम किया तभी तो वर्ब होगा ना, तभी तो आप वाक्य लिखोगे। मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने काम किया ना पढ़ाने का, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो बिना मेन वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बनता है। दूसरी चीज देखिएगा, यदि आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, ये सारी चीजें मैं आपसे वीडियो के है ना धीरे धीरे अपन चर्चा करेंगे। जब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आपसे कि बिना मेन वर्ब के कोई वाक्य नहीं बनता, पहला चीज।
दूसरी बात मैंने क्या बोली, दूसरी बात मैंने ये बोली कि बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बनता है। अब ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब डू, डज, वॉज, वर, इज, एम, हैज, हैव, डू, डिड, ये सब आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सब आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देखिएगा हेल्पिंग वर्ब आपका ये बताता है कि आपने कोई भी काम कब किया है या कितने समय पे किया है। हेल्पिंग वर्ब आपके समय की चर्चा करती है। जैसे डू डज लगेगा तो प्रेजेंट की बात होगी, वॉज वर लगेगा पास्ट की बात होगी, शैल विल लगेगा तो फ्यूचर की बात होगी। ये कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब बताता है। कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब बताता है। लेकिन एक मिनट मुझे समझ दी, 2 मिनट प्लीज, ठीक है। देखिएगा लेकिन जब मेन वर्ब क्या बताता है आपका, मेन वर्ब आपका ये बताता है कि आपका कोई भी काम क्या हुआ है। मेन वर्ब आपका क्या बताता है कि आपने क्या काम किया है। हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है कि हेल्पिंग वर्ब ये बताता है आपका कि आपका काम कब हुआ है, समय की बात होती है। लेकिन और मेन वर्ब क्या बताता है कि आपका कोई भी काम क्या हुआ है। मेन वर्ब बताता है कि आपका कोई भी काम क्या हुआ है। हेल्पिंग वर्ब आपका ये बताता है कि आपका काम कब हुआ है, समय की बात करता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब आपका ये बताता है कि आपका काम क्या हुआ है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया, मेन वर्ब भी आप समझ गए होंगे। अब आपको चीजें नोट करने का क्या है, नोट करने का ये है, पता है क्या है, नोट आप ये करेंगे प्लीज, है ना, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब आप नाउन पे यस या यस लगाते हैं तो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। क्या बनता है, वो प्लूरल बनता है। लेकिन आप जब वर्ब पे यस या यस लगाते हैं तो ये क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। ये चीज यदि आप अपने लिए याद कर लेते हैं, अगर ये आपको याद हो गया कि नाउन में ऐसे एस लगेगा तो प्लूरल, वर्ब में ऐसे एस लगेगा तो सिंगुलर, तो इससे आपका ग्रामर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो आइए देख लीजिएगा, जैसे लिखा है बॉय, क्या है, नाउन है। बॉय में आपने क्या लगा दिया, यस लगा दिया, तो क्या बन गया, बॉयज। ये आपका सिंगुलर नाउन था, ये आपका प्लूरल नाउन हो गया। ये कौन सा नाउन हो गया, प्लूरल। वर्ब की बात करिएगा, जैसे लिखा है रन, रन आपका क्या है, प्लूरल है, और रन आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो गया। तो जब वर्ब में यस यस लगता है तो सिंगुलर बनता है, लेकिन जब नाउन में यस यस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको ध्यान रख लेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें इंग्लिश में है ना, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है, पर सिर्फ अभी हम वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, जो हमारे एग्जाम में सीधे, हमारे इस एग्जाम में हमसे सीधे ही सवाल आएंगे, इससे हम सवाल बना पाए, हमारे लिए वो जरूरी है। चलिए आइए देख लीजिएगा। अब अपन टेंस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। टेंस के बारे में आप समझ लेते हैं टेंस जल्दी से। तो बेसिक हमारा जितना भी था वो कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से टेंस को समझना है। टेंस देखिएगा, टेंस का मतलब होता है आपका समय या काल। टेंस का मतलब क्या होता है आपका, समय या काल होता है। क्या होता है आपका, समय या काल। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं आपका, होता है एक होता है प्रेजेंट, एक होता है आपका पास्ट, एक होता है आपका फ्यूचर। ये सब आप पहले से ही जानते हैं, पर फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब बीता हुआ समय, प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट हो गया। मैंने कल भी पढ़ाया था, वीडियोस बहुत सारी डली हुई है, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बहुत जल्दी आने वाले। 12th की तो हो गई है, 10th की भी लगभग हो ही चुकी हैं, ठीक है। तो वीडियो बने रहेगा और देखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान, जो अभी चल रहा है। पास्ट का मतलब जो चीजें बीत चुकी हैं। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का मतलब होता है जो आने वाला है, जो आने वाला समय है, उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसमें भी आपका बांटा हुआ है, क्या बांटा हुआ है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट का, फिर है आपका परफेक्ट टेंस, फिर आपका क्या है, परफेक्ट है, एक लास्ट होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको, इन सभी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इन सभी को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इन सभी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय, ठीक है। इनडिफिनिट को समझिएगा, इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, मतलब एक ऐसा समय जो निश्चित नहीं है, ठीक है। एक ऐसा समय जो निश्चित नहीं है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त आता है, बोलता है चलो खेलने चलते हैं, आपने बोला नहीं 10 तारीख से 12वीं का बोर्ड है,
इंग्लिश का पहला पेपर है और 17 तारीख को पहला पेपर इंग्लिश का ही है, ठीक है, 10वीं वालों का। देखना, तो इनडिफिनिट का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें अनिश्चित है। मैंने बोला चलो, अपने अपने आपका दोस्त आया, बोला चलो खेलने चलते हैं, आपने बोला नहीं जाता हूँ, चलो आपने बोला चलो मैं आता हूँ, हो गया, ठीक है, चलो मैं आता हूँ। तो क्या आप मुझे ये बताओ, क्या निश्चित है कि आप जाओगे खेलने? नहीं जाना, इधर पढ़ना है। तो आपका जब निश्चित नहीं है कि मैं जाता हूँ, आपने बोला मैं आता हूँ, तो आता हूँ निश्चित नहीं, तो क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट। फिर अगला कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी जब कोई भी काम आप लगातार कर रहे होते हैं, कोई भी काम जब आप लगातार कर रहे होते हैं, वो क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी लगातार काम को करना, वो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी जब मैं आपसे पूछूं क्या कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो, खेलने जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो, दौड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूस हो गया। फिर है आपका परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी एक ऐसा काम जो आपका बीत गया है, मतलब जो आपने पूरा कर दिया है, सॉरी, जो आपने काम, आपका काम कंप्लीट है। जैसे मैंने बोला, जैसे आप लोग है ना ये अभी लिख रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, तो मैंने बोला कि लिख चुके हो, हाँ सर लिख चुके हैं। जब पूरा यहाँ तक लिख चुके हैं ना, तो क्या बोले, लिख चुके हैं, मतलब हमारा काम लिखने का पूरा हो चुका है। तो जब आपका काम कंप्लीटेड होता है ना, काम आपका पूरा हो चुका होता है, तो क्या होता है, वो परफेक्ट होता है। क्या होता है, वो परफेक्ट होता है। फिर एक होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसको समझिएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब क्या होता है कि जब आपका काम कुछ पूरा हो जाता है लेकिन कुछ चल भी रहा होता है। अब ये नहीं समझना है सर, देखो जैसे मैंने बोला कि मैं 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बोला 2019 से पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने बोला 20 से पढ़ा रहा हूँ, तो 20 से लेके 25 तक, ठीक है, 26 तक, ठीक है, कितने साल हो गए, 6 साल हो गए। तो 20 से लेके 26 तक 6 साल हो गया। तो क्या मैंने अभी बंद कर दिया पढ़ाना? नहीं बंद किया ना, तो अभी पढ़ा ही रहा हूँ। तो 6 साल तो मेरा काम पूरा हो गया, मैंने काम कर लिया, और अभी भी मेरा काम चल ही रहा है, मेरा काम अभी भी चल ही रहा है। तो जब आपका कुछ काम पूरा हो जाता है और कुछ काम चल रहा होता है, तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं, ठीक है। परफेक्ट का मतलब हो गया आपका पूरा, कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार चल रहा है। तो इंडिफिनिट समझ गए, कॉन्टिन्यूस समझ गए, परफेक्ट समझ गए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आपको समझ में आ गया। एक बार फिर इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, जो चीजें निश्चित नहीं है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया आपका, जो काम लगातार चल रहा है। परफेक्ट का मतलब जो काम आपका पूरा हो चुका है, यानी कंप्लीटेड है। फिर आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब जो काम हमारा कुछ पूरा हो गया और कुछ चल भी रहा है, उसके लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हमको पता है वो सारे टेंस पढ़ लेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं, उसको देख लेंगे। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है, सबसे जरूरी बात ये है जो मैं अभी लिखूंगा, ध्यान से देख लो जल्दी से भाई, ठीक है। सबसे जरूरी बात, आ जाओ जल्दी से लिख लो, ठीक है, जल्दी से देखो 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 देखो। वर्ग कितनी, वर्ग का फर्स्ट फॉर्म, वर्ग का सेकंड फॉर्म, वर्ग का थर्ड फॉर्म, वर्ग का फोर्थ फॉर्म, और वर्ग के कितने फॉर्म, 5 फॉर्म। पहला है आपका गो, दूसरा है आपका विंड, तीसरा है आपका गॉन, चौथा है आपका गोइंग, पांचवा है आपका गोज। पांचवा कौन सा हो गया आपका, गोज। तो V1 यानी जो गो है ना, वो का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, इसके प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट में, फ्यूचर के इंडेफिनिट में, ठीक है। बट ये निगेटिव में यूज करते हैं, ठीक है, कुछ निगेटिव में करते हैं और कुछ सिंपल में भी करते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और V2 कहाँ यूज करते हैं, केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में इसको यूज करते हैं। V3 यानी ये V3 कहाँ लगता है, परफेक्ट में। कहाँ पे, परफेक्ट में, सभी परफेक्ट में। कहाँ पे, परफेक्ट के सभी परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, सभी जगह पर यही लगाते हैं V3। और V4 कहाँ लगाते हैं, V4 लगाते हैं सभी कॉन्टिन्यूअस व परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सभी कॉन्टिन्यूअस व परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, ठीक है। और V5 कहाँ लगता है, प्रेजेंट के सिंपल में। V5 कहाँ लगता है, प्रेजेंट के सिंपल में, ठीक है। ये चीजें हो गई आपकी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। V1 कहाँ लगता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और पास्ट के इंडेफिनिट में, फ्यूचर के इंडेफिनिट में, ठीक है, और नेगेटिव में भी सिंपल में। V2 कहाँ लगता है, पास्ट के इंडेफिनिट में, बट ये सिंपल में। V3 कहाँ लगता है, सभी परफेक्ट में। जितने भी परफेक्ट है ना, सब में आपका ये वर्ग के थर्ड फॉर्म लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब पूरा यानी कंप्लीट। तो V3 भी क्या दिखाता है, गॉन यानी जा चुका। अब इसको हिंदी में देखो, गो का मतलब जाना, वेंट यानी गया, V3 गॉन यानी जा चुका, गॉन यानी जा चुका, गोइंग यानी जा रहा, गोइंग यानी
जा रहा, गोज यानी जाता, ठीक है। ये अपने समझने के लिए लिखे हैं। तो गो यानी जाना, तो जाना आपका प्रेजेंट की बात हो गई। V2 यानी गया, गया यानी पास्ट की बात हो गई, यानी पास्ट की बात हो गई। V3 यानी जा चुका, चुका यानी कंप्लीटेड यानी परफेक्ट, तो परफेक्ट में सभी परफेक्ट में V3। गोइंग यानी जा रहा सभी कहाँ आपका कॉन्टिन्यूस में व परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जाता आपका कहाँ प्रेजेंट के सिंपल में। देखिएगा इसको, आपको यदि आप इसको याद कर लेते हैं ना तो आपसे सारे टेंस बन जाएंगे। टेंस बस इतना ही था आपका, अब लोग सर इतना ही था, नहीं समझ में आया तो इसको आप याद कर लो ना, कौन कहाँ कहाँ लगता है, किस टेंस में क्या लगाते हैं। तो ये चीजें यहीं पे कंप्लीट हो गई हैं। तो अब आपको सिर्फ ये समझना है, जो दो चार टेंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, मैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। प्लीज है ना, जल्दी से आइएगा, उसको भी कवर कर लेते हैं। पर आप इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा ना, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ध्यान से इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे। देखिएगा अब अपने को क्या पढ़ना है, अपने को कुछ टेंसेस के बारे में पढ़ना है। जैसे अपना पहला है टेंस प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट का कौन सा टेंस, इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस समझिएगा, प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस पहला है आपका। चलिए थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का समय प्लीज है ना, बने रहिए, 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मतलब क्या हो गया कि वर्तमान का एक ऐसा समय जो क्या है हमारा अनिश्चित है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित, टेंस का मतलब समय काल। तो वर्तमान का एक ऐसा समय जो अनिश्चित है, वर्तमान का एक ऐसा समय जो हमारा अनिश्चित है। तो कितने प्रकार से बनेगा ये, पहला बनेगा ये सिंपल में, फिर बनेगा ये निगेटिव में, आगे आप बताइए इंट्रोगेटिव में, आगे किस में बनेगा इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव तो कैसा रहेगा ये, इंट्रोगेटिव का ये आपका 2 प्रकार से, जैसे एक है आपका यस नो टाइप का और दूसरा है आपका रीजन वाला। दूसरा आपका क्या है रीजन वाला, एक है सिंपल, एक है निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप और रीजन वाला। तो सिंपल में आप देख लीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पासिव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका सिंपल का स्ट्रक्चर हो गया। निगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस हो जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका निगेटिव का सिंपल का स्ट्रक्चर, निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका डू डज आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर रीजन वाले में देखिएगा, सबसे पहले आएगा WH वर्ड। रीजन किससे पूछते हैं, WH वर्ड से ही तो पूछते हैं, व्हाट, व्हाई, क्यों, कब, कहां, कब से कब तक, ये सारे हो गए आपका। तो WH वर्ड हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका डू, फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इधर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है आपका प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस, यानी वर्तमान का एक ऐसा समय जो अनिश्चित है। मैं घर जाता हूँ, वह पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम विद्यालय जाते हो, ये सारी चीजें आपकी यहीं पे हो जाती हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो उम्मीद है आपको, अब आपको क्या समझना है, देखिए सबसे पहले आपको समझना है सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। इसके बारे में सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट समझिएगा, जो कौन कौन से होते हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है और नेम होता है। ये कैसे होते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो इनके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन सी, डज हो गया, वॉज हो गया, इज हो गया, हैज हो गया, ठीक है। ये सब कैसी हैं, सिंगुलर वर्ब हैं। क्यों है, क्योंकि यस लगा है, यस लगा है, यस लगा है, यस लगा है। तो जब हम वर्ब पे यस या यस लगाते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं और वर्ब पे यस यस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाती है। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। अब आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट तो कौन कौन से हैं, आई है, वी है, यू है, दे है, ये सब कैसे सब्जेक्ट हैं, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो प्लूरल वर्ब कौन सी हो गई, सारी वर्ब तो प्लूरल ही है ना। डू हो गया, हैव हो गया, है ना, और क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है, वर हो गया, ये सब आपका हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें भी आप एक बार देख लीजिएगा, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। बस इतनी ही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब मैं आपको एक सेंटेंस बना के दे देता हूँ, जैसे लिखा है मैं घर नहीं जाता हूँ, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। तो आई हो गया, फिर आई प्लूरल है कि सिंगुलर, यहाँ पे देखो प्लूरल लिखा है कि सिंगुलर में, प्लूरल सब्जेक्ट आई, तो वर्ब कैसे प्लूरल, तो आई डू नॉट, फिर गो टू स्कूल, ठीक है, सॉरी गो टू होम हो जाएगा, क्षमा करिएगा, गो टू होम हो गया। तो आई है आपका सब्जेक्ट, डू नॉट, आई यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हुआ ना, डू लगाए ना, ये निगेटिव है तो क्षमा करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नॉट भी लगेगा, ठीक है ना साथियों, नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लेस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, नॉट का प्लेस हमेशा थर्ड नंबर पे, नॉट का प्लेस कितने नंबर पे, थर्ड नंबर पे होता है, कितने नंबर पे होता है, तीसरे नंबर पे होता है। तो आई पहला नंबर, डू दूसरा नंबर, नॉट तीसरा नंबर। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो आपने देखा आई सब्जेक्ट, डू आपका हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपका, फिर वर्ब का आपका, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, इसी प्रकार से प्लीज है ना साथियों, इसी प्रकार से आपको सारे सेंटेंसेस बना लेने हैं, बाकी सारी भी चीजें आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट का था। अब बाकी इसको स्ट्रक्चर को आप रख लेना, जैसे अब आपके एग्जाम में ये नहीं दिया होता कि हिंदी में दिया है इंग्लिश में बनाइए, नहीं ऐसा है, इसको आपको बोल देगा सिंपल में चेंज करो, ये किसमें चेंज करो, निगेटिव था ना, इसको बोलेगा सिंपल में चेंज करो। तब ये सिंपल का मतलब क्या हो गया, सिंपल यानी वही साधारण वाक्य, वही जो पहले शुरू में पढ़ाए थे वीडियो के, वही है सिंपल सेंटेंस। तो इसको सिंपल कैसे बनाएंगे, आई फिर हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे, तो आई हो जाएगा, फिर आई गो टू होम, ये चलो स्कूल ही कर देते हैं, आई गो टू स्कूल हो गया, ये आपका सिंपल है। फिर बोल दिए इसी का निगेटिव बनाओ, वाई डू नॉट गो टू स्कूल, ये क्या हो गया आपका निगेटिव हो गया। तो आपके जो एग्जाम में इस प्रकार से आते हैं, ना कि इस प्रकार से, तो आपको इन पे काम करना है, ठीक है। बाकी आप परेशान नहीं हुए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी सभी के लिए ना, सारे क्वेश्चन आंसर में आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा, तो ये आपका प्रेजेंट का था, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपका कॉन्टिन्यूअस भी है, इसी प्रकार का आपका कॉन्टिन्यूअस भी है। तो मैं सिर्फ आपको है ना, मैंने एक तरीका बता दिया, अब आपको बाकी सारी चीजें आपको खुद ही करनी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे इसमें क्या होता है, सिंपल है, तो सिंपल में क्या लग जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अब क्या आएगा, इज एम आर हो जाएगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सिंपल का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, इसका अब आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप खुद बनाएगा, प्रयास करिएगा, ठीक है, बना ही लीजिएगा, बन ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। निगेटिव का निगेटिव कितने जगह पे लगता है, तीसरे जगह पे लगता है, तो पहला ये जगह हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पे आप निगेटिव में नॉट लगा देंगे, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। तो ये निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्या, यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सॉरी यदि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो वो है आपका निगेटिव, क्या है, यदि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो वो है आपका निगेटिव, यदि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है तो वो होता है आपका इंट्रोगेटिव, वो क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, क्या, यदि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो निगेटिव होगा, या सिंपल हो सकता है, यदि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो आपका इंट्रोगेटिव ही होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप इसको स्ट्रक्चर में बना लीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस का भी, ठीक है। अब आपका क्या है, अब आपका रह गया है क्या, अब आपका रह गया है परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट देख लीजिए एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में देख लीजिए आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट आप देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल देख लेते हैं, निगेटिव आप खुद बनाएंगे, सिंपल हो गया, निगेटिव क्या बनाएंगे देख लीजिए, जैसे हो गया आपका सिंपल में पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल का। निगेटिव का देखोगे तो पहला ये हो गया, दूसरे स्थान ये हो गया, तीसरे नंबर पे आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक और चीज पढ़ लेनी है, हम उसका इसका आप देखिए, मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं कवर करा सकता, और दूसरी बात यह है कि आपको कुछ भी थोड़ा बहुत खुद से भी प्रयास करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि आप सब कुछ मेरे से ही पढ़ोगे, खुद से भी करना है, क्या, इसका निगेटिव आप खुद बनाएंगे, जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने निगेटिव छोड़ा है, इंट्रोगेटिव छोड़ा है, तो वो चीज़ें आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारी
मेरी बस थोड़ी है, मुझे एग्जाम थोड़ी देना है, आपको एग्जाम देना है। तो आप खुद बनाने का प्रयास करिए, नहीं बनता है तो कमेंट में बताइए कि ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही, तो मैं उसको बनाने आपको मदद करूंगा बनवाने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हमको सिंस और फॉर पढ़ लेना है, ठीक है। आता नहीं है पर देख लो थोड़ा सा, मतलब इसका वहां पे फिलर्स में आता है, इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ज्यादा आता नहीं है। देख लो आ जाओ, फिर भी देख लो आ जाओ, क्या पता आ ही जाए भाई, मैं पेपर थोड़ी बनाता हूँ, आ जाओ देखो। तो जैसे हो गया आपका प्रेजेंट, सॉरी आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट का, परफेक्ट का, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट का, परफेक्ट का, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है आपका, सब्जेक्ट हो गया, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज, फिर हैव, फिर बीन प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका हो गया सिंपल का, ठीक है। इसमें एक चीज लगती है हमको समझना है सिंस और फॉर के बारे में, बस उसको जल्दी समझ लो। देखो ये है आपका घड़ी 12, 3, 6, 9। मैंने आपसे बोला पता है क्या, कि मैं आपको 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या बोला आपको, कि मैं आपको 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने एक निश्चित टाइम की बात की, मैं एक निश्चित समय की बात किया हूँ। तो क्या हो गया, तो सिंस जो लगता है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। जब हमारा समय निश्चित होता है, जैसे मैंने बोला कि सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 4 बजे से, अरे ये सब समय कैसे हमारे निश्चित है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जब हमारा समय निश्चित नहीं है, जैसे बोला क्या, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी 8 घंटे से, 2 घंटे से, 4 बजे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 8 दिनों से, 20 सालों से, ये क्या हो गया आपके, ये सब आपके फॉर लगेगा। यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर, जिसमें समय की अवधि की बात की जाती है कि इतने समय की बात है, क्या आप 8 घंटे काम किए हैं, 4 घंटे काम किए हैं, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉर लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, फॉर लग जाएगा। तो कब लगेगा, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होगी, निश्चित समय की बात होगी तो सिंस लगाएंगे, और जब समय निश्चित नहीं होगा तो आप फॉर लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका निगेटिव आप खुद बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का खुद भी बनाएंगे आप, ठीक है। ये थोड़ा सा काम आप खुद भी करेंगे ना, सब कुछ मेरे ऊपर ही नहीं है कि आप मैं ही आपको एग्जाम देने चला जाऊं, है ना। बाकी आप तो किसका गाना सुन लो, इधर आ जाओ। फिर आज आप पास्ट का इंडिफिनिट देख लीजिए, पास्ट का इंडिफिनिट देख लीजिए, ठीक है। सिंपल है, तो सिंपल में क्या लगता है आपका, ठीक है। एक मिनट,